नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आईएएस कर्व के ऊपर बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि आईएएस कर्व को डिराइव कैसे करेंगे। मैं ये बात करूंगा कि आईएएस कर्व फ्लैट कब होता है, आईएएस कर्व वर्टिकल कब होता है, आईएएस कर्व में शिफ्टिंग कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईएएस कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। आइए दोस्तों, सबसे पहले आज आईएसएलएम मॉडल के सेकेंड वीडियो में, मैंने पहला वीडियो आईएसएलएम मॉडल बनाया उसको देखिएगा। आज मैं सेकेंड वीडियो में आईएएस कर्व के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को कंसंट्रेट करने वाला हूं। आईएएस कर्व को यहां पे हम डायग्राम के माध्यम से इसके डेरिवेशन को दिखा रहे हैं कि एक्चुअली आईएएस कर्व डिराइव कैसे होता है। पिछले वीडियो में आप ये समझ चुके थे कि जो आईएएस कर्व होता है ये जो है डिमांड कर्व की तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये जो आईएएस कर्व है बेसिकली नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहां प्रत्येक बिंदु पे आई बराबर एस होता है। इस चीज को आप पहले दिमाग में रखिए कि आईएएस कर्व एक ऐसा जो है शेड्यूल है, एक ऐसा कर्व है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एवरी पॉइंट ऑफ आईएएस कर्व रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम, और इसके प्रत्येक बिंदु पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। एवरी पॉइंट ऑफ आईएएस कर्व रिप्रेजेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी। इट मीन टू से एवरी पॉइंट ऑफ आईएएस कर्व रिप्रेजेंट प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, तब मैं इसके डेरिवेशन को आपको समझाऊंगा कि आईएएस कर्व नीचे गिरता हुआ है, इसी को हमको डिराइव करना है। यहां पे आप देखोगे वाई एक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक्स एक्स पे नेशनल इनकम होता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके प्रत्येक पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। अगर प्रत्येक पॉइंट पे मैं कह रहा हूं सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है, इसका मतलब आईएएस कर्व के प्रत्येक बिंदु पे वस्तु बाजार संस्थिति में होगा, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। जितनी सेविंग होगी सब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होगी सबके सब सेल आउट हो जाएंगे। तो ये रहा आईएएस कर्व। आईएएस कर्व जो है किस तरह से डिराइव हुआ है उसको यहां पे हम डायग्राम लेके आए हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है आईएएस कर्व का। और आपने देखा था कल के वीडियो में कि जो हम लोग डिराइव किए थे आईएएस कर्व को, उसको कुछ इक्वेशंस भी हमने सॉल्व किए थे कि y इक्वल टू सी प्लस आई के माध्यम से इसको हमने डिराइव किया था। और आपने देखा था कि y इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वाई, और यहां पे i को हमने लिखा था आई जीरो माइनस बी आई के फॉर्म में। और यहां पे हमने जो इक्वेशन निकाला था अंततः वो हमारा क्या आया था, y माइनस सी वाई इक्वल टू सी जीरो प्लस आई जीरो माइनस बी आई। और यहां पे देखिए i जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है, तो y इक्वल टू अगर आप निकालें तो इसमें जो है 1 माइनस सी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो आ जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा हमारा आईएएस कर्व का, जो कि राष्ट्रीय आय और ब्याज दर में ऋणात्मक रिलेशन को दिखा रहा है। यहां आपको बिल्कुल याद रखना है कि आईएएस कर्व में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नेशनल इनकम है इसमें निगेटिव रिलेशन होंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर बात किया है। इसी चीज को आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, जो कि 4 भाग में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यहां डी पार्ट में हमने आईएएस कर्व को डिराइव किया है। देखिए पार्ट ए में हमने खींचा हुआ है सेविंग को, ये है सेविंग। देखिए अगर ये सेविंग है तो ये इसका इक्वेशन होगा माइनस ए जीरो प्लस एस वाई के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे अगर ये सेविंग फंक्शन है तो जो ऑटोनॉमस यहां पे सेविंग है वो माइनस होगा, इसलिए इसको यहां से डिराइव किया गया और सेविंग फंक्शन को इस तरीके से खींचा है। यहां पे हमने नेशनल इनकम और यहां पे सेविंग रखा हुआ है। पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो हम यहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी को दिखा रहे हैं, क्योंकि सी भाग में हमने इन्वेस्टमेंट को लिया है। इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहां पे इन्वेस्टमेंट है। यहां पे 45 डिग्री के लाइन के द्वारा हम ये दिखा रहे हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री की लाइन है, यहां सेविंग है, यहां इन्वेस्टमेंट है। देखिए अगर मान लीजिए कि नेशनल इनकम y1 है और इस पे S1 सेविंग है,
तो यहां पे एक पॉइंट हमको मिल रहा है जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी के द्वारा ले रहे हैं ए पे, और यहां पे देखिए आप इन्वेस्टमेंट जो है इस पॉइंट से मिलेगा आपको, और इसको अगर हम यहां ड्रा करेंगे और इसको यहां से अगर टच करेंगे तो एक पॉइंट यहां पे मिल गया हमको, मान लीजिए के पॉइंट। के पॉइंट यहां पे क्या दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे एक ऐसा नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, के पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ ये सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अगर हम नेशनल इनकम को और दोस्तों ज्यादा बढ़ा दें तो आप देखिएगा सेविंग का लेवल बढ़ेगा, और इसी तरह से आप देखिए यहां पे इन्वेस्टमेंट का लेवल आप देखिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा, और एक पॉइंट यहां हमको मिला सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी के द्वारा, और उसको अगर हम नीचे ड्रा करोगे तो एक पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा, मान लीजिए पॉइंट पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट में आप दिखाता है कि लोअर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हुआ है और नेशनल इनकम यहां बढ़ा हुआ है, लेकिन पी पॉइंट पर भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी है। अगर इसी तरह के और भी पॉइंट आप प्राप्त करेंगे तो कुछ इस तरह के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर इन्हीं पॉइंट को, जैसे मान लीजिए जेड है, आर है, अगर हम इसको मिला दें तो ये आईएस कर्व का डेरिवेशन होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को आप जोड़ोगे तो ये दिखाएगा कि प्रत्येक पॉइंट पे आपके यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पे, और यहां पे नेशनल इनकम है, और इसके प्रत्येक बिंदु पे सेविंग इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी होगी। तो कुल मिला जुला के यहां पे हम एक आईएस कर्व ड्रा कर रहे हैं जो कि बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी के साथ साथ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। अब प्रश्न ये है कि आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए दोस्तों कि ज्यों-ज्यों आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करेगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतना ही हाईयर जो है नेशनल इनकम इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगी। नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन है। जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप देखेंगे जो पूंजी प्रोजेक्ट है उनकी कास्ट कम आएगी, इंटरप्रेन्योर साहसी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला के जितना लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी हाई आप नेशनल इनकम देखोगे। वाइस वर्सा, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और फिर से नेशनल इनकम कम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल इनकम जो जीडीपी है उसमें एक इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। अगर हाई लेवल का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से नेशनल इनकम कम हो जा रहा है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लाइन कर रहे हो तो ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसकी वजह से ज्यादा जो है आपको नेशनल इनकम मिल रहा है। तो कुल मिला के जो ये आईएस कर्व है जो हमने रेड लाइन से खींचा हुआ है, ये आईएस कर्व दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के कॉम्बिनेशन को, जिसके प्रत्येक पॉइंट पे जो है यहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे या फिर प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर कभी भी आपको मेंस के एग्जाम में आए तो ये सबसे बेहतर डायग्राम होता है आईएस कर्व को दिखाने का। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी जो है डायग्राम को बनाइएगा, और ये डायग्राम आपको जल्दी तो नहीं मिलेगा, बट आप रेमन लेवासिस की अगर आप बुक देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ये डायग्राम बेस्ट है, इससे आप आगे बढ़िएगा। तो इसको मैं अब फिर मिटा रहा हूं, और आगे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आईएस कर्व जो है ये किस तरीके से फ्लैट हो सकता है या फिर किस तरीके से ये जो है बिल्कुल स्टीप हो सकता है। तो आइए जरा इस पे हम बात कर लें, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट में, जीआरएफ में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईएस कर्व कैसे फ्लैट हो जाता है, कैसे वर्टिकल हो जाता है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि आईएस कर्व जो है किस तरीके से होगा। देखिए दोस्तों, आईएस कर्व में हमको यह दिखाना है कि क्या ये जो आईएस कर्व है जो बेसिकली यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये है आईएस कर्व, और यहां पे नेशनल इनकम है हमारा, और यहां पे एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आई है। अब क्या कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये आईएस कर्व वर्टिकल हो जाए, इस तरह से हो जाए नेशनल इनकम के ऊपर एक्स एक्स पे, क्या ये वर्टिकल हो सकता है और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो देखो हो सकता है। यहां हम ये देख रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्लाइन होने की वजह से नेशनल इनकम y1 से बढ़ के y2 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जो घटता है लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। कुल मिला जुला के आई इजकल टू आप देखोगे जो फंक्शन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्लाइन हुआ तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और इसी इन्वेस्टमेंट के ज्यादा होने की वजह से नेशनल इनकम ज्यादा हो जाएगा।
बट आप एक यहां जरा सोचिए कि अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल इनइलास्टिक हो जाए, कितना भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट घटे या बढ़े लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट प्रभावित न हो, तो क्या ऐसे समय में जो आईएस कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी? आंसर है नहीं। आईएस कर्व ऐसे दशा में एक्स एक्स पे वर्टिकल हो जाएगी। कहने का मतलब चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम हमेशा वाई लेवल पर ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। आप समझ रहे हो? इसको नोट कर लो कि कब आईएस कर्व वर्टिकल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्टिकल तब होगा जब इन्वेस्टमेंट जो है, जो निवेश है, निवेश ब्याज दर के प्रति, ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति परफेक्ट इनइलास्टिक हो जाए। क्या हो जाए? परफेक्ट इनइलास्टिक, इलास्टिक नहीं, परफेक्ट इनइलास्टिक, मतलब पूर्णतः बेलोचदार हो जाए। नोट कर लीजिएगा, पूर्णतः बेलोचदार हो जाए, बेलोचदार हो जाए। जब इन्वेस्टमेंट ब्याज दर के परफेक्ट इनइलास्टिक हो, मतलब ब्याज दर के घटने या बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो रिसेशन आ गई और रिसेशन में सेंट्रल बैंक कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, मेरा वो भी पैसा फंस जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी घटाओ, इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन एक तरह से समझो आ जाएगी। कितना भी ज्यादा आप घटा रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बिल्कुल कम है, मुझे इन्वेस्टमेंट करने से फायदा नहीं होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट ब्याज दर के प्रति पूर्णतः बेलोचदार हो जाए, पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, तो ऐसे में आईएस कर्व वर्टिकल होगा। दूसरे शब्दों में आईएस कर्व जो है ऐसे भी हो सकता है, एक्स एक्स पे ये क्या हो सकता है? अगर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आई ले लें तो क्या हो सकता है? ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो कब हॉरिजॉन्टल होगा? ये एक्स एक्स पे, जबकि यहां नेशनल इनकम है। ये तब होगा दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा ब्याज दर के प्रति पूर्णतः लोचदार हो। अब देखिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक, देखिए दोनों शब्दों में अंतर समझिएगा। यहां पे मैंने शब्द यूज किया परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। यहां मैं यूज कर रहा हूं पूर्ण लोचदार हूं। पूर्ण लोचदार का मतलब है कि थोड़ा सा ब्याज दर में अगर कमी कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट इनफाइनाइट बढ़ जाए। लोगों को इतना पता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसे में जो आईएस कर्व दोस्तों इस तरीके से आप देखोगे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जरा ध्यान से सुनिए। कुल मिला के माजरा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जबकि पूर्णतः बेलोचदार है तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा। अब एक प्रश्न और भी देखिए बहुत पूछा जाता है कि कब आईएस कर्व जो है ज्यादा फ्लैटर होगा और कब स्टीपर होगा। अब इसको भी जरा समझ लीजिए, बहुत क्वेश्चन में देखता हूं नेट जेआरएफ में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आईएस कर्व ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे भी हो सकता है, और आईएस कर्व ऐसे भी हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है और यहां पे वाई है, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है और यहां पे वाई है। इसके लिए शब्द हम यूज करते हैं फ्लैटर, इसके लिए हम शब्द करते हैं फ्लैटर, चपटा, हिंदी में इसको चपटा बोलेंगे। इसको हम कहते हैं स्टीपर, तिरछा, स्टीपर, तिरछा, तिरछा। देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है तो नेशनल इनकम बहुत बढ़ रहा है। यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन कर रहा है तो नेशनल इनकम ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। कुल मिला जुला के आईएस कर्व जो है ये स्टीपर भी हो सकता है और फ्लैटर भी हो सकता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, ज्यादा लोचदार हो, तो ये जो है फ्लैटर होगा। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति यदि आईएस कर्व कम लोचदार हो, लेस इलास्टिक हो, तो ये तिरछा होगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ब्याज दर बढ़ी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैटर हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो हुआ लेकिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा? स्टीपर हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति ज्यादा लोचदार हो, मोर इलास्टिक हो, तो ये आएगा। यहां लिख लीजिए क्या है? यहां पे इन्वेस्टमेंट जो निवेश है ये ब्याज दर आई के प्रति ज्यादा लोचदार है, मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक शब्द आता है कंपटीशन में, ज्यादा लोचदार, ज्यादा लोचदार।
अगर मोर इलास्टिक है तो फ्लैटर। यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट ब्याज दर प्रति लेस इलास्टिक है तो ये जो हो जाएगा आपका तिरछा हो जाएगा और आप देखें ज्यादा इसके स्लोप हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के आप बिल्कुल समझ जाएंगे, जब इस तरह के प्रश्न अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच संबंध देखिएगा। अगर पूर्णतः लोचदार है तो बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार अगर कहा जा रहा है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, मोर इलास्टिक कह रहा है तो फ्लैटर हो जाएगा, लेस इलास्टिक कह रहा है तो स्टीपर हो जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं, है ना? आगे आइए और अब हम बताते हैं हेडिंग वाली शिफ्टिंग इन आईएस कर्व। आईएस कर्व कैसे शिफ्ट होता है, आईएस कर्व जो है कैसे शिफ्ट होता है। ये सारा डायग्राम बना लीजिएगा, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा, फिर कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारा डायग्राम बना लीजिए। अब हम बता रहे हैं शिफ्ट कैसे होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत आसान है, लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएस कर्व शिफ्ट कैसे होगा। देखो दोस्तों, आईएस कर्व शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर से। एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर क्या है? C प्लस I प्लस G। अगर इकोनॉमी में समग्र मांग के कंपोनेंट चेंज हो जाए तो आईएस कर्व चेंज हो जाएगा। लाइक एग्जांपल, कंजम्पशन चेंज हो जाए, इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाए, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में किसी तरह के चेंजेस हो तो ये चेंज हो जाता है। सबसे पहले आइए देखिए C कंजम्पशन। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए या इसको मैं कह सकता हूं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो तो ऐसे में जो आईएस कर्व होता है ये जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ऐसे देखिए आईएस कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, आप देखिए मैंने यहां शिफ्ट कराया है राइटवर्ड, इसको बोलिएगा शब्द राइटवर्ड, दाहिने की तरफ। अगर एमपीसी बढ़ जाए और एमपीएस कम हो जाए। दूसरा देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीसी कम हो तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये बढ़ जाए तो ऐसे में जो आईएस कर्व होगा दोस्तों ये जो है क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, इस तरह से पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आईएस कर्व यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड। तो आप समझ गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीसी और एमपीएस के ऊपर। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा लोग कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं, तो आईएस कर्व जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और डिमांड कम हो जाए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है घट जाए, तो ऐसे में जो है यहां पे आप देखिए राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। ये बहुत आसान है। दूसरा, अगर इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट से अगर लग रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ गया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ने की वजह से आईएस कर्व फिर दाहिने की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, IS1 से IS2 की तरफ। और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स घट जाए, ये भी तो हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है आपको लगता है कि अब घट जाएगा, रिसेशन टाइप की आ गया है, तो आप देखेंगे ऐसे में जो आईएस कर्व पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। नेशनल इनकम जो है घटता हुआ दिखाएगा, IS1 से IS0 हो जाएगा, नेशनल इनकम Y1 से घट के Y0 पे हो जाएगा। यहां पे आपने देखा कि नेशनल इनकम एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ने की वजह से Y1 से बढ़ के Y2 हो गया था, इससे हो जाएगा। तीसरा देखिए, अगर सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, अगर सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ाने की वजह से आईएस कर्व दाहिने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आईएस कर्व IS1 से IS2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से भी नेशनल इनकम Y1 से बढ़ के Y2 हो जाएगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट जाए, गवर्नमेंट ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटा दे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटाने की वजह से आईएस कर्व बैकवर्ड हो जाएगा, यहां से नेशनल इनकम Y1 से घट के Y0 हो जाएगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा दे, टैक्स जो है ज्यादा लगा दे, तो आईएस कर्व क्या होगा? राष्ट्रीय आय फिर कम हो जाएगी और ये बैकवर्ड ऐसे आ जाएगा, IS1 से IS0 की तरफ, इसको बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग। अगर टैक्स घट जाए, अगर टैक्स सरकार घटा दे तो टैक्स घटाने से फिर से आप देखिए आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, IS1 से IS2 हो जाएगा और नेशनल इनकम Y1 से बढ़ के Y2 हो जाएगी। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड के जितने भी फैक्टर, चाहे वो कंजम्पशन डिमांड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, किसी में अगर ये पॉजिटिव चेंज हो जिससे ये एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब ये एग्रीगेट डिमांड घट रहा है तो नेशनल इनकम भी घट जाएगी, और नेशनल इनकम घटेगी तो आपका इस वर्ग बायवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे एक चीज और नोट करिए, जब हम कहते हैं कि C = C0 + CY, यहां पे C0 ऑटोनॉमस कंजम्पशन को दिखाता है,
इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आप पढ़ते हो। जब ऑटोनॉमस फैक्टर्स में चेंज होता है तो हमेशा आईएस कर्व पैरेलल शिफ्ट होता है, बिल्कुल उसके समानांतर शिफ्ट होगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में ऑटोनॉमस कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो आईएस कर्व शिफ्ट होगा दाहिने, लेकिन एकदम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, उसके पैरेलल शिफ्ट होगा। और अगर इसी तरह मार्जिनल, अगर इन्वेस्टमेंट में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो भी जो शिफ्ट होगा उसमें जो है बिल्कुल आप देखोगे फिर पैरेलल शिफ्ट होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा तो यहां पे जो कर्व होगा आईएस कर्व बिल्कुल इसके पैरेलल यहां दाहिने की तरफ शिफ्ट होगा, IS1 से IS2 होगा, लेकिन एकदम पैरेलल, ये इसके बिल्कुल समानांतर होगा क्योंकि ऑटोनॉमस चेंज हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब ऑटोनॉमस फैक्टर्स में चेंज होगा तो आईएस कर्व दाहिने की तरफ शिफ्ट होगा और ये हमेशा क्या होगा, शिफ्ट होगा पैरेलल साइड में। तो ये रहा आईएस कर्व का डेरिवेशन। आईएस कर्व कब स्टीप होता है, कब फ्लैट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या लेना देना है, इसको फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और साथ ही कौन कौन इसको फैक्टर हैं जो इसे लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं देखता हूं हमेशा पूछा जाता था। जब मैं यूपीएससी के एग्जाम देता था तो उस समय इकोनॉमी के ऐसे ही एमसीक्यू पूछे जाते थे और ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। तो इसी ट्रिक से मैं कर लेता था। बहुत आसान है, आप समझ रहे होंगे, बस हर चीज आसान होती है। देखो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इंटरेस्ट, कि तुम कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अगर आपको चीजें इंटरेस्टेड लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है, तो आपको लगेगा कि ये बुक में यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए। पढ़ाई में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो रात में कई बार 10 बजे हम लोग बैठते थे और टाइम देखते थे सुबह 5 बज गया, पता ही नहीं लगता था, कितना ज्यादा इंटरेस्ट आता था। बस चीजों को समझिए, न समझ में आए लिखिए, नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क करिए। आजकल जो है आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे टाइम का, उतना आपको रिटर्न देगा। टाइम का रिस्पेक्ट करिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम का रिस्पेक्ट। हमारे पिताजी देखिए कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया, मुझसे जिंदगी भर यही कहते रहे कि समय का रिस्पेक्ट करिए। अगर आप में क्षमता है और आपके पास समय है तो उस क्षमता का प्रयोग करिए। अगर आपके पास समय और क्षमता है लेकिन आप क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी जो है पाप है। आप में शक्ति है, क्षमता है, समय है, लेकिन आप शक्ति के होते हुए भी अपने शक्ति का यूज नहीं कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये पाप है। इससे किसी का भला नहीं होगा, ना आपका, ना समाज का, ना देश का। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करिए। जब अपने आप क्षमताओं का उपयोग करिएगा तो आप देखिएगा कितना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। मैंने बताया आपसे कि मेरे ऑफिस में पीयू है शिव प्रकाश, बहुत ज्यादा काम करता है, दिन भर इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, थक जाता है, हार जाता है, टॉयलेट साफ करने के लिए उसे लोग डांटते हैं, लेकिन उसकी रेम्यूनरेशन वही है 10,000। लेकिन अगर समय से वो किया होता ना इतना प्रयास, तो बहुत आगे होता। इसीलिए मैं कहता हूं तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखाने। जब कृषि सूख गई तो बारिश होके क्या करिएगा। अभी समय है, यही समय आपके जीवन निर्माण का है, इसी में लग जाओ। 3-4 साल का समय अगर यूटिलाइज करोगे तो पूरा लाइफ एंजॉय करोगे। कल मैं लखनऊ के डीएम से मिला, कितने लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, आप जरा सोचिए, क्योंकि अपने समय का यूटिलाइज किया। आप अपने समय का यूटिलाइज करिएगा, पूरे लाइफ एंजॉय करिएगा। लेकिन अगर आप अपने समय का यूटिलाइज नहीं करिएगा तो पूरा लाइफ धक्का खाइएगा, ठोकर खाइएगा और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो है समय का सही समय पर उपयोग करिए, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।